इससे पहले वाले स्लाइड्स में हमने क्या किया था, इससे पहले वाले स्लाइड्स में हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स में एक इंडक्टर को कनेक्ट करके देखा था। तो हमने ये पाया था कि इंडक्टर के थ्रू जो करंट डेवलप होता है वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स के ईएमएफ से या सप्लाइड वोल्टेज से π/2 के फेज एंगल से वो क्या हो रहा था, पीछे चल रहा था। अच्छा, अब हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम उस ऑल्टरनेटिंग सोर्स में एक कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाले हैं। अब बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है, कभी इंडक्टर लगा रहे हो, कभी रजिस्टर लगा रहे हो, कभी कैपेसिटर लगा रहे हो। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक बेसिक आइडिया डेवलप कर रहे हैं कि हमारा जो सर्किट है वो प्योरली अगर रेजिस्टिव होगा तो कैसा बिहेव करेगा, प्योरली इंडक्टिव होगा तो कैसा बिहेव करेगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि सर्किट अगर प्योरली कैपेसिटिव होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा। अब ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके आरएलसी सर्किट में। आरएलसी सर्किट जो होता है उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड में। अच्छा, मैं इस पॉइंट पर आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके कोई फीडबैक या कोई सजेशंस होते होंगे तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया, एक सर्किट लिया है। अब ये जो सर्किट है ये मेरे पास क्या है, एक सीरीज सर्किट है जिसमें मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स को एक कैपेसिटर से कनेक्ट करके रखा है। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ना, उसमें ये मान लेते हैं कि सप्लाइड वोल्टेज का इक्वेशन जो गिवन है वो है Vm sin ओमेगा टी। ऐसी ही कहानी से हमने इंडक्टर में भी, इंडक्टर के केस में भी ऐसी कहानी से स्टार्ट किया था, रेजिस्टर के केस में भी ऐसी कहानी से स्टार्ट किया था। तो कैपेसिटर के साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के लिए भी ऐसे ही केस से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वहां पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होने स्टार्ट होंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस डेवलप होने स्टार्ट होंगे। तो अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मान लिया जाए स्मॉल क्यू है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर स्मॉल क्यू चार्ज कैपेसिटर ने स्टोर कर लिया है, उस पॉइंट पर अगर मैं किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए लूप का इक्वेशन लिख लूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज V है, ये जो अप्लाइड वोल्टेज V है माइनस यहाँ पर जो ड्रॉप होगा, अब कैपेसिटर में जो ड्रॉप होता है वो चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट कैपेसिटेंस के बराबर होता है। अब किरचॉफ जो चच्चा थे उन्होंने ये बताया था कि नेट जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो पूरे सर्किट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो V माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू आप क्या कर दोगे, जीरो से इक्वेट कर दोगे। अच्छा जी, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें क्योंकि अपने को एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके आना है। V के प्लेस में मैं लिख देता हूं Vm sin ओमेगा टी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। अब इस C को भी उधर ही भेज दो ना सर, क्यों रखना इधर। तो Vm या C टाइम्स ऑफ Vm साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये C यहाँ पर क्या लिखा है, ये C जो है वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज कैपेसिटेंस है ये इसका। C Vm sin ओमेगा टी इज इक्वल टू Q। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t अवेलेबल है। अगर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता है सर, तो इस इक्वेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट मिल जाएगा। बिल्कुल सर, कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, ये मैं इसको पहले लिख रहा हूं, तो इधर मैं लिख रहा हूं dq अपॉन dt। मैंने चार्ज का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये कैपेसिटेंस वैल्यू जो कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है उसका कैपेसिटेंस और ये Vm कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो सर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं। तो डिफरेंशिएशन के अंदर कौन आ जाएगा, d अपॉन dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, dq अपॉन dt हमने पढ़ा था सर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट एट विच चार्ज इज मूविंग और चार्ज इज चेंजिंग इज नोन एज करंट। तो dq अपॉन dt है सर करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट की है हमने ये इक्वेशन लिखा है ना, उस इंस्टेंट का ये करंट है। c Vm d अपॉन dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अगर आप साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे ना तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा, ओमेगा सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखना है। क्या अच्छा फॉर्म है सर, कैसे अच्छे फॉर्म में बनाएंगे,
तो ये जो गिवन इक्वेशन है ना हमारे पास, करंट का जो एक्सप्रेशन आया है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Vm को एज इट इज रहने दो, और ये 1/ओमेगा c cos ओमेगा t के प्लेस में हम क्या कर सकते हैं ना, cos ओमेगा t के प्लेस में हम ये लिख सकते हैं sin ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, क्लास 9-10 में आपने शायद ये सीखा होगा, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। नहीं अगर आता है ये बात, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को ये बात नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, इसको मैथमेटिक्स मान के, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका याद रखना होता है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो सिंपली क्या कर लेता है, याद रख लेता है। तो साइन पाई बाई टी प्लस थीटा अगर आप लिखोगे तो वो सिंपली क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। अच्छा, अब सर ऐसा लिखने का क्या जरूरत है, 1/ओमेगा लिखने का क्या जरूरत है, ये मैंने बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज किया है, ये लिखने का इसलिए जरूरत है ना, क्योंकि ये जो 1/ओमेगा है ना, इसका अगर डायमेंशन फाइंड किया जाए तो इसका जो डायमेंशन होता है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के डायमेंशन के जैसा आ जाता है। अच्छा, इसका मतलब अगर इसका डायमेंशन रेजिस्टेंस से मैच कर रहा है तो इसका काम भी रेजिस्टेंस का होगा। तो ये जो 1/ओमेगा c है ना, इसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, x सबस्क्रिप्ट c। अब ये xc जो है वो हो गया 1/ओमेगा c, इसको हम प्यार से क्या इसका नाम रखा गया, इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है, और xc को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका बिल्कुल वही काम है जो एक प्योर रेजिस्टर का काम होता था, करंट को ब्लॉक करना। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी क्या करता है, करंट को ब्लॉक करने का काम करता है। अच्छा सर, तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये जो करंट का एक्सप्रेशन बन के आया ना वो ऐसा आ जाएगा, I इज इक्वल टू, अब Vm अपॉन XC, ये Vm अपॉन XC को हम क्या लिख देंगे, Im लिख देंगे। Vm अपॉन 1/ओमेगा c को मैंने Im लिख दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और साइन के साथ अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है सर, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा है। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जो अब सप्लाइड वोल्टेज है उसका इक्वेशन था Vm साइन ओमेगा टी। अब बात है सर दोनों को कंपेयर करने की। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप साफ साफ देख सकते हो कि वोल्टेज का जो फेज है, वोल्टेज का जो फेज है वो करंट के फेज से पाई बाई टू पीछे चल रहा है। या इन दोनों इक्वेशन को देखकर ये बोला जा सकता है कि इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, current will lead voltage, current will lead voltage by a phase of pi by 2। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं आपको इसका फेज डायग्राम भी दिखा देता हूं जो एनसीईआरटी बुक ने यूज किया है। ये डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन मैंने पूरा किया है उसमें आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो एक्सी क्या होता है ये याद रखना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है ये याद रखना है, और दूसरी बात आपको ये जो फेज रिलेशन है वो याद रखना है। अच्छा, अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास, इसमें इन्होंने एक डायग्राम बना के दिखाया है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक डायग्राम बना के दिखाया है। मैं फिर से वापस से दुनिया थोड़ी बड़ी कर दूं अगर, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये फेजर डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है। इस फेजर डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वोल्टेज का फेज कितना है, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी। वोल्टेज का इक्वेशन था V sin ओमेगा टी, और ये किसी टाइम t1 पर है, किसी टाइम जनरल t1 पर वोल्टेज का फेज है V sin ओमेगा t1। करंट जो होना है वो वोल्टेज के फेज से पाई बाई टू लीड करने वाला था, तो करंट इधर है, करंट ये हो गया और ये वोल्टेज हो गया, तो ये हो गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को देखकर आप क्या कर सकते हो, फेज का अनुमान लगा सकते हो, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। अच्छा, इस बार करंट अगर लीड कर रहा है इसका मतलब करंट पहले अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, वोल्टेज बाद में अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा। तो देखो करंट जो है t इक्वल्स टू 0 पर करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है। जिस समय करंट का वैल्यू मैक्सिमम है उस समय वोल्टेज ने अपने जीरो वैल्यू से स्टार्ट किया। तो जीरो से बढ़ता हुआ जब करंट मैक्सिमम हुआ होगा, पहले क्या हो रहा था, करंट पहले से मैक्सिमम था और ये इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, उस टाइम पर वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो से बढ़ के मैक्सिमम हो रहा है। तो साथ साथ ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को देख कर भी आप बता सकते हो कि फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या होता है, करंट जो होता है वो पाई बाई टू के फेज डिफरेंस से लीड करता है। ठीक है,
एक तो इतना ही रहने देते हैं।